जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2023 की ये वीडियो है। अगर आप सभी भी माता रानी की पवित्र यात्रा करने आ रहे हैं, वैष्णो देवी यात्रा करने आ रहे हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको पूरी भव्य सजावट दिखाऊंगा माता रानी के पवित्र भवन पे। ये देखिए क्या भव्य सजावट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप सभी को पूरे दर्शन मिलेंगे, भवन के सजावट देखने को मिलेगी। तो वीडियो अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिखें। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जय माता दी। एक बार सभी भक्त बोलेंगे जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे चैत्र नवरात्रि 2023 के दर्शन कराने के लिए आया हूँ। तो हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे यात्रा की कि नवरात्रों में आप आए तो कैसे दर्शन कर सकते हैं, नवरात्रों के अलावा भी अगर आप आते हैं तो कैसे दर्शन कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्या क्या सुविधाएं भक्तों को मिल जाती है और किस तरीके से नवरात्रों में पावन दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को, एंड आप सभी को कमेंट में क्या लिखना है, जय माता दी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। माता रानी आप भक्तों की यात्रा सफल करें। नवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन पड़ता है। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको एक RFID कार्ड लेना पड़ता है, जो कि प्लास्टिक का कार्ड होता है। पहले एक समय पर यात्रा पर्ची मिला करती थी, अब आपको ये RFID कार्ड लेना पड़ता है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची अगर बुक भी कर लेते हैं तब भी आपको आने के बाद RFID कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो अगर ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक नहीं होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन पे, साथ ही कटरा चौक पर भी मिल जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक RFID काउंटर खुले रहते हैं और साथ में एक काउंटर आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के पास भी मिल जाता है। ये देखिए जी, यहाँ पे भी सजावट चल रही है दर्शनी द्वार पे, और लोग देखिए एंट्री भी कर रहे हैं, अभी चेकिंग करा रहे हैं, अपनी एंट्री करा रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है। ऊपर मौसम देखिए ठीक ऐसा ही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बादल है, बहुत ज़्यादा, और हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जो कटरा चौक है वहाँ से, फुआरा चौक से जितने भी ऑटो आते हैं ना बाणगंगा के लिए, तो वो यहाँ तक ही आते हैं। इसके बाद यहाँ पे दर्शनी द्वार आ जाता है, ठीक है यहाँ पे, तो ये ऑटो आपको यहीं पे छोड़ देते हैं, इससे आगे ऑटो नहीं जाते हैं। तो बस वही है, आपको यहाँ से 50 मीटर चलना है। जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूँ इस समय दर्शनी द्वार पर, और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने के लिए जा रही है। आज है 22 मार्च 2023 और माता रानी के पवित्र चरणों में हम आ चुके हैं। तो अभी यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। जय माता दी। और आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, मैं तो यही कामना करता हूँ। देखिए कितनी भव्य सजावट है यहाँ पे नवरात्रि के समय, और मैं आपको पूरी यात्रा दिखाने वाला हूँ। नवरात्रों में कैसे हम ये पूरी यात्रा करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है नवरात्रि में, यात्रा पर कैसा माहौल होगा, भीड़ कैसी होगी, दर्शन कैसे होंगे, हर एक जानकारी वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी लिखें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और ये देखिए दर्शनी द्वार कितना प्यारा सजा हुआ है ना। तो एक बार सभी भक्त बोलेंगे जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगभग 12.5 किलोमीटर लंबी यात्रा है। यात्रा को करने के लिए 2 रास्तों का विकल्प आपके पास आता है। एक रास्ता है बाणगंगा मार्ग, जो कि पौराणिक रास्ता कहलाता है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। वहीं नया रास्ता ताराकोट मार्ग भी आता है, जिसमें आपको बाणगंगा और चंद्रपाद का मंदिर के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए मैं पौराणिक मार्ग से ही यात्रा करता हूं, क्योंकि इस यात्रा मार्ग पर आपको बहुत अच्छे से यात्रा करने का अनुभव प्राप्त होता है। साथ ही इस यात्रा मार्ग पर आपको घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी की सेवाएं मिल जाती हैं, जो कि नए रास्ते पर यानी कि ताराकोट मार्ग पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। ताराकोट मार्ग नया रास्ता है, जिस पर आप सिर्फ पैदल चल सकते हैं या फिर पिट्ठू ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा RFID कार्ड भी चेक हो चुका है, तो RFID कार्ड सभी लोग लेकर आएंगे। इसके लिए कटरा ही आना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है RFID कार्ड लेने की। अब बारी है चेकिंग कराने की। जय माता दी। ये लाइन है पूरी, जेंट्स और लेडीज़ की अलग अलग लाइन है। ये फ्रिस्किंग पॉइंट है जहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, और यहाँ चल रही है देखिए सजावट, क्या भव्य सजावट है। तो अभी चेकिंग करा लेते हैं। बता देता हूँ चेकिंग के दौरान क्या क्या निकाला जा सकता है या क्या क्या अलाउड नहीं है। DSLR नहीं लेके आना है, कोई भी कैमरा नहीं लेके आना है, चाहे SLR हो या DSLR हो, और लैपटॉप और टैबलेट ये भी अलाउड नहीं है। बाकी मोबाइल ले जा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना। GoPro वगैरह भी कभी कभार अलाउड हो जाता है, कभी नहीं होता है, बट DSLR तो बिल्कुल ही नहीं है, टैबलेट और लैपटॉप भी नहीं है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आगे ये चीज़ें नहीं जा पाएंगी। ये या तो चीज़ें लाएँ ना लाएँ तो होटल छोड़ दें। तो अब हमारी चेकिंग तो हो चुकी है। देखिए यहाँ पे चेकिंग होने के बाद में अब हमारी एंट्री हो गई है। जो लोग यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं वो क्या करेंगे, अपना RFID कार्ड, ये जो प्लास्टिक का कार्ड रहता है ना, ये जो प्लास्टिक का कार्ड है, इस कार्ड को वहाँ डिपॉजिट कर देंगे। वापस डाल दिया, देखिए लोग वहाँ डाल रहे हैं, और डालने के बाद फिर एग्ज़िट कर जाएंगे यात्रा के लिए। अब हम यात्रा में यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। इस मार्ग को कहते हैं बाणगंगा मार्ग। एक मार्ग और है ताराकोट मार्ग, जो कि वहाँ से जा रहा है। ये देखिए नया रास्ता है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये नया रास्ता जा रहा है ताराकोट मार्ग, जो सामने आप देख रहे हैं उस वाले पहाड़ से कनेक्ट हो जाता है। और इस समय देखिए बादल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुलशन कुमार जी के भंडारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे भक्तगण हैं जो कि भोजन कर रहे हैं लंगर में, और ये लंगर भी चलता रहता है। ये बच्चे की प्रैम होती है जिसमें बच्चा बैठ के जा सकता है। एक बैग इसमें नीचे आ जाता है, और ये पूरी सेवा चलती है यात्रा पे, लगभग 13.5 किलोमीटर लंबी यात्रा पे। जय माता दी सर, ये अर्धकुंवारी तक कितना रेट है इसका? 340 अर्धकुंवारी का है। और बाणगंगा से भवन का कितना रेट है? 540। भवन तक का पूरा एक साइड का रेट बता रहे हो आप? ये नहीं, हाँ, एक साइड का रेट बता रहे हो। इस तरीके की रहती है। बच्चों का आप इसमें बिठा के ले जा सकते हैं। इसमें चालक भी होते हैं इसके, जो चलाते हैं इसे, ठीक है ना। तो आपको चलाने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप इसे रेंट भी कर सकते हैं अलग से, और चालक भी इसमें रहते हैं। ये देखिए पालकी, जिसमें बूढ़े लोग बैठ के जाते हैं। इस पालकी को लगभग 4 से 5 लोग लेकर जाते हैं पूरा। इसमें बूढ़े लोग जिनको हेलीकॉप्टर वगैरह की नहीं मिलती है या दिक्कत है हेलीकॉप्टर से, वो बैठ के जा सकते हैं। अर्धकुंवारी तक का कितना रेट है पालकी का? 1800 अर्धकुंवारी का। और भवन तक का सर? 3150। देखिए पूरी रेट लिस्ट, जो कि पूरी यात्रा पे चल रही सेवाएं, उनकी रेट लिस्ट है। भैया अर्धकुंवारी का रेट क्या है घोड़े का? अर्धकुंवारी का 650 है, और बाणगंगा से भवन का 1250 रुपये, और भवन से भैरव बाबा 400 रुपया। ये सरकारी रेट है ना, सरकारी रेट है। बाणगंगा मार्ग पे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए घोड़े का और पिट्ठू पालकी का जो बुकिंग काउंटर है वो आ जाता है। यहाँ से आपने पर्ची कटवानी है, उसके बाद ही आपको घोड़े, पालकी या पिट्ठू की बुकिंग मिलती है। डायरेक्ट आपने कोई बुकिंग नहीं करनी है। यात्रा के लिए देखिए कुछ आपको सीढ़ियाँ भी मिल जाती हैं, बट ये सीढ़ियाँ उन्हें ही लेनी चाहिए जो हृदय रोगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बीपी शुगर के मरीज़ नहीं है। अन्यथा अगर आप इन सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर चढ़ेंगे ना, तो एक टाइम के बाद सांस फूलने लगेगी, कुछ लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जगह जगह पे सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। बाकी ये समतल रास्ता है, प्लेन रास्ता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेन रास्ते पर ही जाएँ, ज़्यादा सही रहेगा। यात्रा पे आपको हर थोड़ी देर में टॉयलेट्स की सुविधा मिल जाती हैं, जिसमें कि लेडीज़ और जेंट्स का जो टॉयलेट होता है वो अलग अलग रहता है। महिला पुरुष का अलग अलग टॉयलेट मिल जाता है, और जगह जगह पे आपको ATM की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ATM आपको हर 3-4 किलोमीटर के बाद ही मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ATM मिल भी जाए तो पैसे भी हों उसमें। तो और यहाँ पे फ़ोन पे, UPI, गूगल पे हर जगह नहीं चलता। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वैष्णो देवी यात्रा पे आपको जगह जगह ढाबे की सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। ये दुकानें कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे दुकान ओपन रहती है। मेडिकल स्टोर वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद में अब हम पहुँच चुके हैं
गीता मंदिर के बाणगंगा घाट पर, जहाँ से बाणगंगा उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये है बाणगंगा घाट, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए बाणगंगा आ रही है त्रिकुटा पहाड़ियों से, और यहाँ पर देखिए भक्त नहा रहे हैं। पर यहाँ पर मेरी आप भक्तों से गुजारिश रहेगी कि कोशिश करें यहाँ पे बिल्कुल भी साबुन का उपयोग ना करें, फेस वॉश वगैरह उपयोग में ना लाएं, क्योंकि इस जल को भक्त अपने घर लेकर जाते हैं और पीते भी हैं, इसलिए तो ये जल दूषित ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हमें सब्सक्राइबर्स मिले हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। आप लोग कहाँ से हैं सर? मैं लोग दिल्ली से। दिल्ली से। ओके, तो अभी तक भीड़ कैसी है नवरात्रों में? भीड़ तो बड़ी सही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बोल साचे दरबार की जय। बाणगंगा की कहानी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, पवित्र है। माना जाता है जब हनुमान जी के साथ माता रानी जा रही थी त्रिकुटा पर्वत की ओर, भवन की ओर, तो तब हनुमान जी को प्यास लगी, तो उन्होंने माता रानी से आग्रह किया कि मुझे प्यास लग रही है, मेरी प्यास बुझाने के लिए प्रबंध किया जाए जल का। तो माता ने यहाँ पे तीर चला दिया, तो इसलिए इसको बाणगंगा कहते हैं। फिर जब तीर चला तो पानी उत्पन्न हुआ और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई, माता ने अपनी केश धो लिए, तो इसलिए इसको बाल गंगा भी कहते हैं। तो जय माता दी आप सभी को। बस बाणगंगा को बिल्कुल पवित्र रखना है, गंदगी नहीं मचाएं, जो गंदगी कर रहे हैं उनको रोकें। तो बढ़ते हैं आगे। पवित्र बाणगंगा के दर्शन करने के बाद में अब मैं पहुंच जाता हूं चरणपाद का मंदिर परिसर के पास में, जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है बाणगंगा से। इस मंदिर परिसर की बहुत ही अद्भुत कहानी है। माना जाता है कि जब माता रानी त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ रही थी, भवन की ओर आगे बढ़ रही थी, तब इसी स्थान पर माता रानी ने भैरव को पीछे मुड़कर देखा था। इसलिए ही यहाँ पर माता रानी के चरण आज भी मौजूद है, जिसके दर्शन आप सामने कर पा रहे हैं। और यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु जब भी यात्रा करने के लिए आते हैं, जरूर दर्शन कर ही आगे बढ़ते हैं, और माता रानी जरूर भक्तों की सुनती है और यात्रा को सफल बनाती है। तो अभी हम पियेंगे गन्ने का जूस। गन्ने देख रहे हो आप, तो वैष्णो देवी यात्रा पे आओ तो इधर उधर की चीज़ें खाने से अच्छा है कि जूस वगैरह पियो, सलाद खाओ, फ्रूट खाओ। तो अभी हम गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं, क्योंकि 30-40 रुपये का एक गिलास होता है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पे गन्ना आ रहा है तो महंगा तो होगा ही, बट कोल्ड ड्रिंक से फिर भी अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक भी तो महंगी मिलेगी, तो 30 रुपये का गिलास है ये। देखिए जी, मोटर वगैरह लगी है यहाँ पे, और ये गन्ने का जूस निकाला जा रहा है। आगे जी हमारा गन्ने का जूस, और देखते हैं कैसा है टेस्ट में। बढ़िया भाई साहब, गन्ने का जूस पियो, सबसे सही है। मैं बता रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो लाख गुना अच्छा है। तो ये आ जाती है जी हमारी घर की बनी देसी आइसक्रीम। देखिए पत्ते वाली आइसक्रीम है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये देखिए जी कैसे तराजू से तोलते हैं ये। और ये मावे वाली आइसक्रीम होती है। ये देखिए जी हमारी पत्ते वाली आइसक्रीम है, 20 रुपए की जो हमें मिली है। भाई ये आइसक्रीम बहुत ही गजब है। क्या कहते हो भगवान भाई, कैसी आइसक्रीम है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया ना। तो वैष्णो देवी आते हो ये आइसक्रीम खाना। अर्धकुंवारी से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले बैठे रहते हैं अंकल जी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ज़रूर खा सकते हो, सही में बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप पुरानी कुमार यानी कि बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते हैं तो जगह जगह पर आपको सीढ़ियों का विकल्प मिल जाता है, जिससे यात्रा काफ़ी जल्दी तो हो जाती है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हृदय रोगी हैं उन्हें इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। वहीं यात्रा पर आपको जगह जगह पीने के पानी की सुविधा मिल जाती है, जो कि फिल्टर्ड पानी होता है, शुद्ध जल होता है। तो इसलिए आपको बोतल खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे प्लास्टिक वेस्ट को भी यात्रा पर कम किया जाता है। हरिद्वार मंदिर पहुंचने से पहले लगभग आधा किलोमीटर पहले ना आपको एक पॉइंट मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ है भवन का रास्ता और हाथी मत्था का रास्ता विया भवन।
तो अगर इस तरफ जाते हैं तो अब पड़ता है अर्धकुंवारी, और अगर आप उल्टे हाथ की तरफ को चले जाते हैं तो आपको मिल जाता है भवन। तो दोनों तरफ ही आप जा सकते हैं। अगर कोई अर्धकुंवारी मंदिर दर्शन नहीं करना चाहता तो वो डायरेक्टली भवन जा सकता है। तो दोनों विकल्प आ जाते हैं। तो आप इस रास्ते से ऊपर आएंगे, उधर जाएंगे तो सीधा आप अर्धकुंवारी आ जाएंगे, और अगर इधर आ जाते हैं तो सीधा भवन चले जाएंगे। वहीं कटरा से लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में। आप भक्तों को बता देना चाहता हूं, अर्धकुंवारी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जहां पर आप भक्तों का नंबर आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। आप भक्तों के लिए सुझाव रहेगा कि जहां पर आकर आप अपना दर्शन का टोकन नंबर लेकर भवन चले जाएं। जब आप भवन से वापस लौटेंगे तब तक आपका नंबर आ चुका होगा। अगर आपका टोकन नंबर निकल भी जाता है तब भी आपको दर्शन की लाइन में लगाया जाएगा। हाल में पहुँच गया हूँ अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में। यहाँ पर माता की गर्जुन गुफा है, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर के नाम से भी जानते हैं या अर्धकुंवारी गुफा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे माता ने 9 महीने वास किया था गुफा के अंदर, और इसलिए इसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने वास करता है, कुछ वैसे ही। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए अभी लगभग 1.5 से 2 दिन की वेटिंग चल रही है। आमतौर पर अगर मई जून जुलाई के समय आप आते हैं तो ये वेटिंग 3 दिन या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया नहीं है, आपको यहीं आना होता है, यहीं आके ही आपको टोकन लेना होता है। टोकन के बाद आपका उसमें नंबर आता है और तभी जाके आपको दर्शन होते हैं। अभी अर्धकुंवारी पहुँचे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। जय माता दी सर। जय माता दी सर। आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से सर। अमृतसर से। अच्छा, और अभी आप अर्धकुंवारी पहुँचे, भवन नहीं गए ना अभी आप? भवन नहीं गए। भवन नहीं गए तो अभी भीड़ बता दीजिए भक्तों। भीड़ तो बहुत है, भीड़ तो बहुत है, भीड़ तो बहुत है। नवरात्र का पहला दिन है और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो एक बार जय माता बोल दीजिए सब। जय माता दी सबको। जय माता दी। भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे आ जाती है बैटरी कार की सेवा, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए मिल जाती है। ऑनलाइन वाले फिर भी आसानी से इसको प्राप्त कर पाते हैं, बट अगर आप ऑफलाइन सोच रहे हैं बैटरी कार बुक करने की तो आपको घंटों लग जाएंगे और शायद आपको सर्विस भी ना मिले। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मेरा सुझाव रहेगा कि ऑनलाइन बैटरी कार की बुकिंग करें 2 महीने पहले, तभी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इस चक्कर में ना रहे कि आप यहाँ आएंगे डायरेक्टली आपको अर्धकुंवारी में आते ही बैटरी कार मिल जाएगी, भवन के लिए नहीं मिल पाएगी। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, अर्धकुंवारी से एक बैटरी कार की सेवा चलती है भवन तक के लिए। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है, जिसके लिए 354 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ये आपसे किराया लेती है। तो ये आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे से शुरू होती है, रात को 10 बजे तक ही चलती है। आपकी यात्रा कैसी रही अभी तक? यात्रा बड़ी शानदार रही। अभी आप ऊपर जा रहे हैं नीचे? अभी ऊपर जा रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी। तो ये बेसिकली बैटरी कार होती हैं, और ये बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन के बीच में चलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इनके लिए लोग बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। और ऑफलाइन वाले जो भक्त होते हैं, जिनको कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, उनको 3 दिन 4-4 घंटे, उससे भी ज़्यादा कई बार वेट करना पड़ता है, और कई बार तब भी बैटरी कार की बुकिंग नहीं मिलती। तो कोशिश करें 2 महीने पहले श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से और मोबाइल एप्लीकेशन से इसको आप बुक कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है www.maavaishnodevi.org। तो अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं, ये वाला रास्ता जा रहा है ताराकोट मार्ग के लिए। ये नया रास्ता है, ये अर्धकुंवारी आगे कनेक्ट हो जाता है। एक रास्ता देखिए वो ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है अर्धकुंवारी के लिए। और जो ठीक सामने रास्ता जा रहा है वो माता रानी के भवन के लिए जा रहा है। तो अभी हम माता रानी के भवन के लिए जाएंगे। और अगर कोई नए रास्ते से आता है तो इससे आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाती है, जो कि स्टार्टिंग के लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे ही पड़ जाता है। अर्धकुंवारी माता का मंदिर यहाँ से लगभग 500 मीटर पड़ता है, और यहाँ से अगर भवन की दूरी की बात करूँ वो लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है। तो चलते हैं। जय माता दी। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ हिमकोटी डोसा पॉइंट, बट ये डोसा पॉइंट बंद है, तो अब जाके नॉर्मली खाना खा लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ से भवन की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी रह जाती है। ये हमने ले लिए हैं कड़ी चावल, ये आगे राजमा चावल 50-50 रुपये में लगभग ये मिल जाते हैं, और 7 रुपये में ये चाय मिल जाती है। श्राइन बोर्ड का भोजनालय रहता है हर जगह।
और ये आ गए जी हमारे चिप्स। तो ये भगवान सिंह जी कह रहे हैं जी ऐसे डालो तो थोड़ा टेस्ट आएगा। क्या बात है। तो ये सच में बहुत टेस्टी रहते हैं, खाना बहुत टेस्टी रहता है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा रहता है। अब हम निकल पड़े हैं हिमकोटी से भवन की तरफ। यहाँ से भवन रह जाता है लगभग 2.5 किलोमीटर दूर और हमारा खाना पीना बढ़िया हो चुका है। भगवान भाई कैसा लग रहा है खाना पीना खा के? एनर्जी आ गई? एनर्जी आ गई। नींद करने का मन कर अब तो ऐसा लग रहा है भाई सो जाओ, पर जब भवन चले जाएंगे तो बेचैनी रहेगी कि अब दर्शन कर लो, तो बड़ी दुविधा में रहते हैं भक्त हमेशा। अब हम चेकिंग करा लेते हैं पहले, तो चेकिंग कराने के बाद आपसे मिलते हैं। जय माता दी। तो अब हमें दिख चुका है माता रानी का प्यारा सा भवन, जो कि आप ठीक सामने देख पा रहे हैं। और सच बताऊं तो माता रानी का भवन जब दिख जाता है ना, तो शरीर में एक अलग ही ऊर्जा सी आ जाती है। और जो थोड़ा सा सफ़र हमारा बचा है, थोड़ी सी यात्रा बची है ना, अब वो पता भी नहीं लगेगी कि कब समाप्त हो गई, संपूर्ण हो गई। तो बस अब जा रहे हैं माता रानी के भवन पे दर्शन करने के लिए और कुछ ही क्षणों में माता रानी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम भवन पे पहुंचने वाले हैं और समय हो गया लगभग 5:30 और यहाँ पे दिन कितनी ज़्यादा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और भवन हमसे सिर्फ 100-200 मीटर दूर है। चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सभी को जय माता दी। तो जी आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भवन पे। अब हमें करानी है यहाँ पे चेकिंग। ये जो चेकिंग बूथ आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, और यहीं पे आपको बैटरी कार छोड़ देती है। तो एक बार चेकिंग करा के आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी चेकिंग हो गई है। जैसे आप चेकिंग करते हैं तो राइट हैंड पे आता है पार्वती भवन। इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आपको यहीं आके बुकिंग मिल सकती है इसकी। पार्वती भवन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए माता रानी का प्यारा सा भवन, कितनी प्यारी लग रही है हमारी माता रानी भवन पे बैठे हुए। और यहाँ पर जो दुर्गा भवन है वो भी बन के तैयार हो गया, उस पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। एक ये भेंट शॉप है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। ऐसी दुकानें बहुत सारी बनी हैं भवन पे, तो ज़रूरी नहीं है आपको यहीं पे आके लाइन में लग जाना है। बहुत दुकानें हैं और यहाँ पर लॉकर रूम है, लॉकर में सामान जमा करके तब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रूम और डोरमेट्री की सुविधा मिलती है। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये डोरमेट्री है। एक बेड के ऊपर एक बेड बना होता है, जो कि 120 रुपए का एक बेड भक्तों को मिलता है। इसकी बुकिंग मिलना काफी ज्यादा असंभव ही होता है। ऑनलाइन 2 महीने पहले आपको 10 बजे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से इसकी बुकिंग करनी पड़ती है। वहीं नए भवन का निर्माण भी हुआ है यात्रा पर, जिसका नाम है दुर्गा भवन। यहाँ पर काफी अच्छी रुकने की व्यवस्था है और लगभग 5000 श्रद्धालुओं को यहाँ पर निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है, जो कि आप ठीक सामने देख पा रहे हैं। इसके लिए कोई भी बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत भवन पर आ सकते हैं, यहाँ पर जगह देख सकते हैं और अपना बिछोना या कपड़ा बिछा के सो सकते हैं। साथ ही एक नए भोजनालय का निर्माण भी हुआ है, जिसे हम तृप्ति भोजनालय के नाम से भी जानते हैं। वहीं रात के समय मैं निकल पड़ता हूँ माता रानी के भवन की भव्य सजावट देखने के लिए। जो भी भक्त माता रानी के पवित्र नवरात्र में आते हैं, जो कि साल में 2 बार होते हैं, उन्हें माता रानी की पवित्र यात्रा पर ऐसा ही भव्य नजारा देखने के लिए मिलता है। जानकारी के लिए आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, इस सजावट को करने के लिए श्राइन बोर्ड महीनों पहले से लग जाता है। और जितने भी फूल आप सभी सामने देख पा रहे हैं, ये सिर्फ भारत से ही नहीं आते, बाकी अन्य देशों से भी आते हैं। माना जाता है लगभग 5 देशों से श्राइन बोर्ड फूल मंगाता है, जिसके बाद ऐसी भव्य सजावट श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है। एमिले कंपनी है, उसके द्वारा इतनी भव्य सजावट भवन पर की जाती है। इस सजावट को करने के लिए श्राइन बोर्ड को दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है। साल में 2 बार जब भी नवरात्रे होते हैं, तभी भक्तों को ऐसी भव्य सजावट देखने के लिए मिलते हैं। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये नज़ारा देखना चाहते हैं तो नवरात्रों के 9 के 9 दिन आप आ सकते हैं। पहले नवरात्रे से लेकर दशमी तक आपको ऐसी ही भव्य सजावट देखने के लिए मिलती है, जिसको देखने के लिए भक्त देश विदेश से आते हैं।
वहीं अगर आप भक्त श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर नवरात्रि के समय आते हैं दर्शन करने के लिए, तो अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में आप भक्तों को दर्शन करने के लिए वेटिंग टाइम 2 से 3 दिन का देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर हम भवन की बात करें तो ज़्यादातर देखा जाता है कि भक्तों को 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, पर कभी भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि अष्टमी नवमी के दिन या प्रथम नवरात्रि के दिन। तो ऐसे समय भक्तों को दर्शन करने में 4 से 5 घंटे या उससे अधिक भी लग सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस समय आरती हो रही है उस समय लाइन रुक जाती है। उस समय भक्तों को बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस समय भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है और दर्शन भी बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाते। इसलिए मैं आप भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि भवन पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो रात के 12 बजे के बाद में दर्शन करने का प्रयास करें, जिससे कि आप भक्तों के दर्शन भी अच्छे से हों और आप भक्तों का अनुभव भी अच्छा हो। आपने सजावट की वीडियो तो देख ही ली है, हमारे पास शब्द नहीं है, इतनी भव्य सजावट है। और अगर आप नवरात्रों के दौरान आ रहे हैं, 9 के 9 दिन आपको ये सजावट मिलती है, 10वीं तक आपको ये सजावट देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे इस समय हम खड़े हैं राम मंदिर पे, और लगभग सुबह के 5:30 बज चुके हैं, 5:30-6 हो चुके हैं बल्कि। और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। हमारे एमएल के कार्यकर्ता भाई लोग लगे हुए हैं जो सारी सजावट कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, सभी एमएल के लोग हैं। एक कंपनी है एमएल जो कि पूरी सजावट करती है भवन पे। तो हमारे तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और अगर आप भवन पे आ रहे हैं अभी 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। भीड़ कई बार ज़्यादा लग जाती है तो 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, बट कभी कभार 1-1.5 घंटे में भी दर्शन हो जाते हैं। अब माता रानी के दर्शन नवरात्रों में करने हैं तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अगर माता रानी ऐसे आराम से दर्शन दे देगी तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में क्या लिखिए, जय माता दी। और आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, सफल हो, हम तो यही कामना करते हैं। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। वहीं माता रानी के भवन से भैरव बाबा जाने के लिए आप भक्तों को रोपवे की सेवा मिल जाती है। ये सफर वैसे तो 2 किलोमीटर लंबा होता है, पर अगर आप इसे पैदल तय करते हैं तो आपको 1 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है। काफी कठिन चढ़ाई होती है। रोपवे में नंबर आने के लिए भक्तों को 2 से 3 घंटे तक का भी इंतजार करना पड़ता है, कभी इतनी भीड़ होती है। इसका किराया लगभग 100 रुपये होता है आने जाने का। आप भक्तों को सुबह 7 बजे से इसकी सेवा मिल जाती है, शाम को लगभग 5:30 बजे तक रोजाना ये सेवाएं भक्तों को दी जाती हैं श्राइन बोर्ड द्वारा। तो अभी हम फिलहाल लगे हैं रोपवे की लाइन में। 100 रुपये का टिकट रहता है रोपवे का। टिकट लेके आगे आपसे मिलते हैं। ये हमारा रोपवे की जो टिकट है वो स्कैन हो चुकी है और इसकी वैलिडिटी भी बताई जाती है कब तक है। देखिए, हमने ये टिकट लिया 7:44 पे, तो 9:40 तक के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि सिर्फ 2 घंटे के लिए टिकट वैलिड रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ वेटिंग हॉल बना है, चलते हैं आगे। तो अभी हम जा रहे हैं भवन से भैरव बाबा के लिए रोपवे में। ये रोपवे स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है और मैंने अभी टिकट ले लिया है। 100 रुपये का इसका टिकट रहता है, 2 घंटे की वैलिडिटी के साथ में। और लगभग सुबह 7:20 से शुरू होता है, शाम को 4:30-5 के आसपास आखिरी टिकट सेल होती है। उसके 2 घंटे बाद तक चलता है, लगभग 6:30 बजे तक ही चलता है। तो अगर आप रोपवे में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट कभी कभार इसकी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है।
तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है, बट चलिए जय माता दी। अगर आप पैदल जाते हैं भवन से भैरव बाबा तो 2 किलोमीटर लंबा चलना पड़ता है आपको, तो जो थोड़ा सा टफ होता है। तो लोग यही सजेस्ट करते हैं कि भाई भैरव बाबा जाना है तो रोपवे से चले जाइए, थोड़ा आसानी होती है। खास करके छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो आसानी हो जाती है। एक बारी में रोपवे में लगभग 45 भक्तों को भवन से भैरव बाबा ले जाया जा सकता है या फिर भैरव बाबा से भवन लाया जा सकता है। आप भक्तों को ये सफ़र करने में रोपवे में मात्र 2 मिनट का ही समय लगता है और ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा रोचक होता है। अगर आपको लाइन में 1 या 1.5 घंटे का समय भी लगता है तो मेरा मानना है आपको ज़रूर रोपवे का ही विकल्प अपनाना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग हैं तो ऐसे में आप भक्तों के लिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है आपकी यात्रा को, सफ़र को। आप जैसे ही रोपवे से भैरव बाबा पहुँचते हैं तो आपको दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और जहाँ से आप रोपवे के लिए एग्जिट करते हैं वहाँ से भैरव मंदिर की दूरी मात्र 100 मीटर ही रह जाती है। तो अभी हम रोपवे से तो आ चुके हैं भैरव बाबा। हमें आने में लगा लगभग 2 मिनट, और अगर लाइन में लगते हैं, भीड़ ज़्यादा है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। भीड़ कम है तो 15-20 मिनट में नंबर आ जाता है। तो जी जय माता दी। यही अगर हम सफ़र घोड़े से करते हैं ना, कम से कम 300-350 रुपये 400 रुपये घोड़े वाला ले लेता, टाइम लगता 100 अलग। तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ और किफ़ायती तरीका है। ये जो रास्ता रहा है ये रोपवे से आ रहा है बाहर। हम बाहर आ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा। भैरव बाबा पहुंचने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रसाद लेते हैं, कुछ खाने की चीज़ लेते हैं तो भाई यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, 1 सेकंड नहीं लगेगी उनको झपट्टा मारने में तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। यहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। और यहाँ पे भेंट शॉप मिल जाती है, श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप है, यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। अलग अलग रेट का प्रसाद है, ये देख सकते हैं। प्रसाद 50 रुपये का है, ब्रेसलेट 20 का है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर ही 24 घंटे भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। दर्शन तभी बंद होते हैं जब आरती का समय होता है। सुबह और शाम 2 समय ही आरती होती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, भैरव बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप भक्तों की यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। अगर नवरात्रे में आ रहे हैं कमेंट करें किस दिन आ पा रहे हैं, कब आपने दर्शन किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।